हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना इन एग्जामिनेशंस के लिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए, और इसी पर्पस के लिए हमने इन्हीं एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया और आज पिक किए हैं टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जी, तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा लंबा रह सकता है बट आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी आज के सेशन में। स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफी एफर्ट लगा है ये वीडियो बनाने में। तो आइए फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एवर स्टडी क्लासेस के जो पीजीटी कॉमर्स के कोर्सेज हैं उनकी जानकारी भी दे देते हैं जी। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, डी ट्रिपल एसपी पीजीटी और यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी आप सेपरेटली ले सकते हैं जी। इन सभी कोर्सेज की सारी डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस के ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अभी इन पे फ्लैट 50% ऑफ केवल एक लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। तो आप इन सभी कोर्सेज को ऐप या फिर वेबसाइट पर जाके चेकआउट एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम कोई शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर का फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, बट ये जो फेस वैल्यू है ये इशू प्राइस से ज्यादा है। हम इस शेयर को 90 रुपीज में इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू एक्सेस है इशू प्राइस से, तो जितना एक्सेस है, जो 10 रुपीज है, उसे क्या बोला जाएगा, आपको ये बताना है जी। और बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्काउंट, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। अब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब डिसॉल्व कर रहे हैं तो सारे जो एसेट्स हैं उनके खाते बंद करने पड़ेंगे, और ये सब खातों को बंद किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपके एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां पे बाकी खातों को क्रेडिट करके, एसेट्स को क्रेडिट करके आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो भी आपके एसेट्स हैं आप उनको यहां पे क्रेडिट कर देंगे, और जो इनको बेच के पैसा मिलेगा वो भी आप इसी अकाउंट में डाल देंगे। और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट लॉस निकल आएगा जो आपकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, कौन सी वैल्यू पे करोगे? देखो, जिस वैल्यू पे हमारी किताबों में आ रहे होंगे उसी वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, तभी तो इनके खाते बंद होंगे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए, तो बारी है अगले सवाल की। व्हेन शेयर्स आर forfeited, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब देखो, जब शेयर्स को आप फोरफीट कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, तो उस केस में आपका जो कैपिटल अकाउंट है आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट को डेबिट जो करोगे, पर कितने से डेबिट करोगे? देखो, अब तक जितने से भी आपने क्रेडिट किया होगा, जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई मिस्टर श्याम है जिनके पास 100 शेयर हैं, और ये 100 शेयर को हमने फोरफिट कर लिया क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए। इन 100 शेयर पे हमने 10 रुपए अभी तक मंगाए थे, बट इन्होंने अभी तक लेट सपोज 6 रुपए ही दिए हमें। तो हम यहाँ पे फोरफिट जब करेंगे तो अपनी एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करूं, आप बताइए। सर, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को इन 100 शेयर्स के रिस्पेक्ट में कितने से क्रेडिट किया होगा? जब हमने ये पैसा ड्यू किया होगा तो ये पूरे 10 के 10 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया होगा कि पैसा आ जाएगा। बट अभी पैसा नहीं आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को पूरे के पूरे 10 रुपए से, यानी कि 100 इंटू 10, 1000 रुपए से आप डेबिट करेंगे, तभी आपका शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे खत्म होगा। और फिर जो पैसा अब तक मिला है वो फॉर फ्यूचर में आपका चला जाएगा। तो अभी यहां पे आपका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। जितना भी अमाउंट आपने कॉल्ड अप किया उससे आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो कितना प्रोविजन आपको क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है जी। आपके डेटर्स है MNOP। एम डेटर के बारे में बताया गया 3200 अमाउंट है। इट इज बैड विच इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो इस अमाउंट को आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करना है। एन का ₹8000 है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 70%। ओ का 6000 है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%। 4000 है पी का,
फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली। तो प्रोविजन किसका बनाना है? एम का प्रोविजन बनाए क्या? देखो एम तो ऑलरेडी बैड ही हो चुका है और उसको लिखा हुआ है कि राइट ऑफ करना है, तो इट इज अ बैड डेट जिसको राइट ऑफ करना है, इसके लिए प्रोविजन तो क्यों बनाएंगे, इसको तो सीधा राइट ऑफ ही कर देंगे। एन की अगर हम बात करें, इसमें 70% रियलाइज होगा तो 30% का प्रोविजन बनाएंगे। 8000 का 30% बोले तो 2400 का प्रोविजन बनाएंगे। ओ का 6000 का अमाउंट है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, यानी कि 40% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 40% इज अगेन गोइंग टू बी 2400। पी जो है 4000 का अमाउंट है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही है और हो सकता है कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 8800 का प्रोविजन हो गया और करेक्ट आंसर इसीलिए यहां पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, ऑन 31st March टोटल डेटर्स आर रुपीज 25,000, bad debts to be written off are rupees 1000. So if rate of discount on debtors is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be. तो टोटल डेटर्स हमारे पास हैं 25,000 के, इसमें से 1,000 जो हैं वो तो अभी आपके बैड डेट्स हो गए, उनको राइट ऑफ करते हैं। 24,000 के बाकी डेटर्स बचे। अब आप पहले बताइए इस पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएं या फिर पहले बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएं। अब पहले आप बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि जो बैड हो गए उस पर तो डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं है। जो डेटर्स आपके गुड हैं वही तो डिस्काउंट आपसे मांगेंगे। जो पूरे के पूरे पैसे ही नहीं दे रहा, जो बैड हो गया उसमें तो क्या डिस्काउंट हुआ, उसमें तो सारा का सारा पैसे ही डूब गया। तो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कीजिए। 5% 24,000 का, दिस इज गोइंग टू बी 1200। अब बचे कितने? बचे आपके पास ये 22,800 और इस पे आप जो है 2% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के लिए। एंड ये 2% अगर आप करेंगे दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 456 और करेक्ट आंसर यहां पे जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे सवाल है, कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर्स करंट रेशो पे क्या इफेक्ट यहां पे आने वाला है? तो करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक करंट एसेट कैश जो है वो बढ़ रहा है, बट उसी अमाउंट से डेटर्स जो आपका दूसरा करंट एसेट है वो घट रहा है। तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स पे कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो करंट रेशो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द करंट रेशो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे सवाल है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है, बट यहां पे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आएगा। तो जितने भी हमारी अकाउंटिंग रेशोज है ना उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज रहती हैं, कुछ सॉल्वेंसी रहती हैं, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रहती हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी रेशोज रहती हैं। तो एक्टिविटी रेशोज जो रहती है ना वो हमें बताती हैं कि कितना एक्टिविटी आपने किया, कितने आपने डेटर्स को टर्नओवर किया, कितना इन्वेंट्री को टर्नओवर किया, कितना क्रेडिटर्स को टर्नओवर किया। तो दीज आर ऑल एक्टिविटी रेशोज। ये कंपनी की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बताते हैं कि कितना एफिशिएंटली आप अपने अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज अगेन अ टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशो और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किस तरीके की रिसीट है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो जब आपने शेयर्स जो हैं आप इशू कर रहे हो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे, आपका शेयर है 100 रुपीज का बट आप उसे 120 पे इशू कर रहे हो, तो 20 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो दैट इज अ प्रीमियम। अब ये जो आपका प्रीमियम है ये आपके नॉर्मल बिजनेस का रेवेन्यू रिसीट तो नहीं है। रेवेन्यू रिसीट तो वो हो गया कि जो आपने माल बेचा, सामान बेचा, जो सेल्स का पैसा आ रहा है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। बट ये जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होने वाला नहीं है। रोज रोज शेयर्स इशू नहीं किए जाते, ये तो जिंदगी में एक बार या बहुत सालों में एक बार किए जाते हैं। तो ऐसी जो रिसीट्स हैं इनको कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में डाला जाएगा और आपकी बैलेंस शीट में अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर इसे शो किया जाएगा। इसके यूटिलाइजेशन को लेकर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कंपनी लॉ में भी दी गई हैं। इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे सवाल है जी, ब्रेक इवन पॉइंट इज। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है बताइए फटाफट से।
where total revenue equals total cost. Total revenue equal total fixed cost, total revenue equal total variable cost, या total revenue exceed the total cost. देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे बोला जाता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। इस कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाएंगी, फिक्स्ड वाली भी आ जाएंगी और वेरिएबल वाली भी आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे सवाल है जी, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। तो जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं जी, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं जी, और उस प्रोसेस अकाउंट के माध्यम से आप अपना जो रॉ मटेरियल आप किसी भी प्रोसेस में डाल रहे हैं उसको देखते हैं कि कितना उससे आउटपुट निकल कर आया आपका, कितना आपका वेस्टेज हो गया, नॉर्मल वेस्टेज कितना था, अब नॉर्मल वेस्टेज कितना था, ये चीजें आप यहाँ पे लिखते हैं और आप फाइनली कंप्यूट करते हैं कि आपका कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितना निकल कर आ रहा है। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह का कॉस्ट वगैरह जो है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, आप उसमें से आपकी जो नॉर्मल वेस्टेज का स्क्रैप वैल्यू है वो घटाते हैं और इसे डिवाइड करते हैं आपकी जो टोटल रॉ मटेरियल आपने डाला था, यूनिट्स कितने आपने डाले थे, आप उसमें से आपके जो नॉर्मल वेस्ट वाले यूनिट्स हो गए आप उनको माइनस करते हैं। इसके बेसिस पे आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये जो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट पर यूनिट को इफेक्ट करते हैं। और अगर आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है इसका इंक्रीज होने का। परहैप्स नॉर्मल वेस्टेज एक कारण हो सकता है कि नॉर्मल वेस्टेज आपकी काफी ज्यादा हो रही है, इस वजह से हो सकता है आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है बढ़ रहा हो। ध्यान ये रखना है कि अब नॉर्मल वेस्टेज से कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं आता। अब नॉर्मल वेस्टेज जो है हम उसे अलग से ट्रीट करते हैं, हम उसे एक अलग से कॉस्टिंग पी&एल में लेके जाते हैं और वहां पे उसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। अब नॉर्मल वेस्टेज से कभी हम अपना कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होने देते, अगर ऐसा इंक्रीज होने देंगे तो पूरा कॉस्टिंग हिल जाएगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है। केवल नॉर्मल वेस्टेज को ही अकाउंट फॉर किया जाता है आपका कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, इस चीज को मन में बैठा लो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है, द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। आपने बैड डेट्स कुछ राइट ऑफ कर दिए थे, आपने कहा कि पैसा मिलने वाला नहीं है, बट इवेंचुअली आपको पैसा मिल गया, तो अब आप इस पैसे को डायरेक्टली कहां पे क्रेडिट कर देंगे। देखो आप अब डेटर्स अकाउंट में तो लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उस डेटर का खाता तो आपने बंद कर दिया था बैड डेट रिकॉग्नाइज करके। अब आप इस पैसे को डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे सवाल दिया हुआ है जी, इफ प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000, factory overheads are 25% of the prime cost and office overheads are 80% of the factory overheads, then the office cost would be। अब प्राइम कॉस्ट आपकी 20,000 है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स इसका 25% है, 25% यानी कि 20,000 का 25% कितना हो गया, 5,000 ही तो हो गया। तो ये 20,000 और ये 5,000। ऑफिस ओवरहेड हमें दे रखे हैं 80% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, तो 5,000 फैक्ट्री ओवरहेड इसका 80% यानी कि 4,000 हो गया जी। और ऑफिस कॉस्ट आपको निकालनी है तो ऑफिस कॉस्ट में ये सारी चीजें आप ऐड कर देंगे, 29,000 आपकी निकल कर आ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, out of accumulated profits, out of accumulated losses, by purchase of own debentures from the market, by conversion of debentures into shares। तो इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, यानी कि डिबेंचर्स को रीपे करने का, डिबेंचर्स को खत्म करने का। देखो डिबेंचर्स को आपने पैसे देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को आपने पैसे देके खत्म करना है, तो प्रॉफिट से कर लोगे, मार्केट से अपने डिबेंचर्स खरीद लोगे, डिबेंचर्स के बदले शेयर्स पकड़ा दोगे। ये लॉसेस से कैसे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, बहुत ही लॉजिकल सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड।
तो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं कंसीडर करते, कोई एक्रूड इनकम्स आपके पास नहीं होती है, ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? क्या ये डबल एंट्री सिस्टम है, क्या एक्रूअल बेस्ड एंट्री सिस्टम है, क्या सिंगल एंट्री सिस्टम है, या फिर ये कैश सिस्टम है? देखो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर अकाउंट को आप दो जगह पे पोस्ट करेंगे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि अगर आपकी इनकम आपको रिसीव नहीं भी हुई तब भी आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, इस केस में तो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। बट सवाल तो कह रहे हैं ऐसा सिस्टम जिसमें ये सब चीजों को कंसीडर नहीं करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ खाते पूरे आते हैं, कुछ खाते आधे आते हैं, कुछ खाते आते ही नहीं। और कैश सिस्टम की बात करें तो ये वो सिस्टम बना जिसमें आप केवल कैश की बात करते हैं कि कैश कितना आया कितना गया, आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं होते, कोई एक्रूड इनकम नहीं होती, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द। देखो जी, अभी तीन पार्टनर है आपकी फर्म में, 3:2:1 का जो रेशो है ना वो यहाँ पे चल रहा है। अब लेट सपोज कि हमारे पास जो यहाँ पे ए है वो रिटायर हो रहा है। अब ए रिटायर हो रहा है, अब इसका जो शेयर है 3/6 का जो इसका शेयर है, अब ये किसको मिलेगा? बी और सी को मिलेगा। बट इसको लेकर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस रेशो में दिया जाएगा। तो आप बताइए कि कौन सी रेशो में आप देंगे? जब सवाल भी साइलेंट होता है तो कौन सी रेशो में आप देते हैं? तो यहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही जो ए का शेयर है वो बी और सी अपने अंदर एड ऑन कर लेंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, डेटर्स दिए हुए हैं जी 40,000 के, बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं 20,000 के, क्रेडिट सेल है 2,50,000 की, और सेल्स रिटर्न है जी 10,000 का। बिल पेबल आपको 10,000 के बता रखे हैं। आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, और सारे ऑप्शंस आपको मंथ्स में दिए हुए हैं। तो अगर मंथ्स में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। अब डेटर टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय योर डेटर्स या फिर बिल रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल 2,50,000 है, 10,000 सेल रिटर्न हो गया, तो नेट क्रेडिट सेल 2,40,000 की बनी। और हमारे पास जो डेटर्स हैं जी, आपको ओपनिंग क्लोजिंग का तो डाटा दे नहीं रखा है जो एवरेज निकाले, तो जो दे रखा है उसी को ले लेते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करते हैं, 60,000 आया। डेटर टर्नओवर रेशो हमारे पास 4 टाइम्स निकल कर आया। अरे, ये बिल पेबल 10,000 जो दे रखा था इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं। क्या हमने कुछ गलती करी? क्या गड़बड़ करी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो बिल पेबल है ये आपका क्रेडिटर्स वाला जो आप रेशो निकालते हैं पेमेंट का, उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी डेटर्स में तो ये नहीं आएगा। डेटर टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ्स जो है ना वो आपके पास आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Next question. According to Companies Act 2013, shares can be issued by a company at. तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू करेगी, बताइए, एट पार, डिस्काउंट, पार और प्रीमियम, या फिर प्रीमियम। देखो जी, जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, वो या तो पार पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सेक्शन 53 हमें बोलता है कि जनाब आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वहां पे कर सकते हो, बट इन जनरल आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करोगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। देखो जी, आपने जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर किए उससे अपना कॉस्ट आप निकाल रहे हो, तो ये कौन सी कॉस्ट बनेगी? डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो, डायरेक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप बात कर रहे हो ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब है कि आप ये चेक कर रहे हो कि आपने किसी भी आइटम पे क्या क्या खर्चे किए हुए हैं। जैसे आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं
तो मशीनरी खरीदते हैं तो अब देखते हैं कि हाँ मशीनरी पे कितना खर्चा हुआ, इतने की मशीन खरीदी, इतने का ट्रांसपोर्टेशन पे, इतने का इंस्टॉलेशन पे, तो ये इतने की मशीन पड़ी, इतनी मशीन की टोटल कॉस्ट हमारी होगी। और यही कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट कंसेप्ट है। आपको पता भी होगा कि ये कंसेप्ट आपको कहते हैं कि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल बेसिस पे आपको करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हमारा खर्चा इतना होना चाहिए, एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंस वगैरह निकालता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का ही बन रहा है। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अभी सवाल है, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी। देखो शादी के कार्ड आपको यहाँ पे प्रिंट करने हैं और कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे बेस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा, यूनिट कॉस्टिंग रहेगा, या फिर जॉब कॉस्टिंग यहाँ पे बेस्ट रहेगा। देखो जी, जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हैं इसके अंदर आपको एक जॉब मिला हुआ है, इस जॉब को आपको कंप्लीट करना है। आपके पास हर एक जॉब अलग अलग होगा। किसी इनविटेशन कार्ड को आप कैसे बनाएंगे, अगले इनविटेशन कार्ड को आप अलग तरीके से बनाएंगे, तो सब अलग अलग होने वाले हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास रहती है। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने पे फोकस रखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जहां पे आपका रॉ मटेरियल मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरता हुआ एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाने की। तो ये क्लियरली हमारे पास जॉब कॉस्टिंग के डेफिनेशन में फिट हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बनेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हम उसे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? Issuing fully paid bonus shares to its members, redemption of preference shares, payment of dividend on shares, या फिर none of the above। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो यूजेस है ना वो आपको बताता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 बताता है आपके कंपनीज एक्ट 2013 का कि कहां कहां आप इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हो। और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन में हमें बता रखा है कि आप इससे फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो राइट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे कोई प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स की रिडम्पशन पे, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी की पूरी रिडम्पशन के लिए नहीं, प्रीमियम के लिए आप केवल इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। और इसीलिए बी हमारा आंसर नहीं होगा, डिविडेंड तो इससे बांट ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बनेगा। The cost accounting method to compute the basic cost of a product or service is called। अब देखो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम प्रोडक्ट की बिल्कुल बेसिक कॉस्ट निकाल कर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 100 प्रोडक्ट बनाए और कॉस्ट हमारे पास जो टोटल निकल कर आई वो निकल कर आई 5000 की। तो एक प्रोडक्ट की बेसिक कॉस्ट क्या होगी, 50 रुपीज होगी। तो ऐसा आप कौन सी कॉस्टिंग में करेंगे, प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट में, यूनिफॉर्म में, या फिर यूनिट कॉस्टिंग में? तो ऐसी चीज जो प्यारे दोस्तों आप करते हैं वो यूनिट कॉस्टिंग में करते हैं। यहाँ पे आप पर यूनिट बेसिक कॉस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट की निकाल लेते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, if capital is rupees 50,000, liability is rupees 30,000 and fixed assets are rupees 70,000, then the value of current liabilities is going to be। तो बेसिकली जो आपका बैलेंस शीट इक्वेशन होता है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और एक रॉ बैलेंस शीट भी आप बना के देख सकते हैं। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड रहेंगे और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखे हैं 70,000 के और कैपिटल जो है वो हमें दे रखा है 50,000 का। लायबिलिटीज जो हैं वो दे रखी हैं 30,000 की। टोटल दोनों तरफ का बराबर होगा, तो अगर 80,000 इधर है तो इधर भी 80,000 ही होगा। तो 10,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है विच इज बेसिकली गोइंग टू बी योर करंट एसेट्स और इसीलिए मेरा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। तो आपने कस्टमर को सामान बेचा बट अभी आपने कस्टमर को ये बोला कि अगर आप अप्रूव करोगे तो इसे मैं अपनी सेल मानूंगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं करोगे तो अपनी सेल नहीं मानूंगा, यानी कि अभी मेरी सेल फाइनल नहीं हुई है। हो सकता है कस्टमर अप्रूव ना करे और माल मेरे पास वापस आ जाए। तो यूजुअली कुछ समय दे दिया जाता है जी कि 3 दिन 4 दिन, इसमें आप बता देना मेरे को कि आपको सामान चाहिए, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस दे देना। अगर नहीं आपने कुछ मेरे को बताया या सामान वापस कर दिया तो फिर मैं ये जो सामान है इसे अपने पास वापस रख लूंगा। तो अभी
इस सामान को क्या कैश सेल मान लूं, क्रेडिट सेल मान लूं, क्लोजिंग स्टॉक मान लूं या डेटर मान लूं? देखो सेल तो हुआ ही नहीं, बिका ही नहीं, तो डेटर भी नहीं आएगा। इसे तो बेसिकली आप एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करोगे। ये ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है जो आपकी दुकान पे नहीं पड़ा, पड़ा कस्टमर के पास है, बट आपकी अभी सेल नहीं माना जाएगा जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं कर देता या फिर आपका जो पीरियड उसे दिया हुआ है उसमें रिटर्न नहीं कर देता। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए सवाल है जी, इफ द करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 90,000 देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स वुड बी। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपको 2.5 दे रखा है, या फिर मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज 90,000। करंट एसेट्स की जगह मैं लिख सकता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। करंट लायबिलिटी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 60,000, और करंट एसेट्स अगर आपको निकालना है तो इसका 2.5 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 1,50,000 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल है जी, द डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। तो हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे आप डेप्रीसिएशन जो है कंप्यूट करते हो, कौन सी वैल्यू पे कंप्यूट करते हो, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सवाल है जी, कि जो डेप्रीसिएशन है वो हम बुक वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं, सबको मालूम है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कब एक्रू हो गया, खर्चा कब ड्यू हो गया, उसके बेसिस पे किताबों में रिकॉर्ड कर देते हैं। और इस सिस्टम को पॉपुलरली मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। Which accounting standard is used for depreciation accounting? देखो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हुआ करता था। आज की डेट में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है, इसे AS10 के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिलहाल इसका आंसर आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं। द assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on। प्रॉफिट का तो कोई एंटीसिपेशन मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, आपको प्रॉफिट कोई फ्यूचर में हो सकता है, किताबों में कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई घाटा हमें हो सकता है तो उसकी प्रोविजन आज ही कर डालो। आप डेटर्स के लिए प्रोविजन बना लो, आप जो है आप जो है अपने टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना लो, आप डेटर्स के डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना लो। तो बहुत सारे प्रोविजन आप ऑलरेडी बना लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों बनेगा। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। देखो जो आप अपनी इनकम को मेजर करते हो, किस बेसिस पे करते हो, कौन से बेसिस पे करते हो, आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इसके पीछे है? मैचिंग अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट। हालांकि सभी कंसेप्ट इनकम से तो जुड़े होते ही हैं, बट सबसे डायरेक्टली रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। देखो मैचिंग आप कैसे करते हो, आप अपने इनकम की अपनी एक्सपेंसेस के साथ मैचिंग करते हो, आप अपने रेवेन्यू की अपनी एक्सपेंसेस के साथ मैचिंग करते हो और अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। तो इनकम मेजरमेंट का बेसिस जो है वो मैचिंग कंसेप्ट है, कि जिस पीरियड के आपने रेवेन्यू लिए उस पीरियड के खर्चे आप लेकर चलें, और इस पीरियड का आपका जो इसी तरीके से करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा, करेक्ट इनकम की पिक्चर पता चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर यहां पे बनेगा। An inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। देखो ऑडिटिंग के अंदर ना हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं वाउचिंग का और वेरिफिकेशन का। देखो वाउचिंग जो आप बेसिकली करते हो उसमें आप जो आपके रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, बिल्स बन रहे हैं, आप उनकी वाउचिंग करते हो, उनकी चेकिंग करते हो। जो इनकम एक्सपेंसेस रूटीन नेचर के आपके चल रहे हैं जी, उनको आप वाउच फॉर करते हो कि भैया सब पे नंबर डला हुआ है, सब प्रॉपरली अप्रूव्ड है, सब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो चुके हैं। तो ये वाउचिंग है। वेरिफिकेशन की बात करें तो फिर आप वेरीफाई करते हो अपनी बैलेंस शीट को, कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज उसके अंदर आ रहे हैं
क्या वो सही में है, क्या वो सही वैल्यू पे आ रहे हैं, क्या वो हमारे पास असल में उनका मालिकाना हक ओनरशिप है कि नहीं है, क्या वो हमारी पोजीशन में है या नहीं है। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन के दायरे में आती है और यही चीज हमसे इस सवाल में पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। सवाल है जी, राइट शेयर्स मींस दोज शेयर्स व्हिच आर। देखो राइट शेयर्स जो हैं कौन से शेयर होते हैं ये पूछा जा रहा है। इशू टू डायरेक्टर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर, ऑफर टू दी क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी। तो राइट शेयर जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है, हक दिया जाता है कि आप कंपनी में और शेयर ले सकते हो। सो दे आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Higher the ratio, more favorable it is. This statement does not apply to। देखो यूजुअली अगर आपकी रेशो ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक टर्नओवर रेशो ज्यादा है तो अच्छी बात है, आप अपने स्टॉक को ज्यादा टर्नओवर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशो अगर ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा को डिनोट करता है। ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अगर ज्यादा है तो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट्स को डिनोट करता है। बट ये जो ऑपरेटिंग रेशो है, ये रेशो हमारे प्रॉफिट्स की नहीं है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो लिखा होता तो प्रॉफिट्स की रेशो होती, बट ऑपरेटिंग रेशो ऐसे हमारे एक्सपेंसेस की, खर्चों की रेशो है। इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा होंगे तो फेवरेबल नहीं होगा, अगर कम होंगे तो बेहतर होगा, तो फेवरेबल होगा। तो इसके लिए हाइयर द रेशो मोर फेवरेबल अप्लाई नहीं करेगा, ऑपरेटिंग रेशो जो है उसके लिए उल्टा अप्लाई करेगा, लोअर द रेशो मोर फेवरेबल, ये चीज इसके लिए अप्लाई करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का बनेगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अब अगर आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं यूजिंग द सिंकिंग फंड मेथड, तो इस केस में एक सिंकिंग फंड अकाउंट आप ओपन करते हैं और आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो है वो इस अकाउंट में चला जाता है और ये अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और आप जो है उस डेप्रीसिएशन के पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं हर साल, और इस पे आपको रिटर्न वगैरह जो है वो मिलती रहती है। जब एसेट को रिप्लेस करने का समय आता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, लिक्विडेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको पैसा वगैरह मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये अल्टीमेटली आपका सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर प्यारे दोस्तों जाएगा, और सिंकिंग फंड अल्टीमेटली आपका जो है क्लोज हो जाता है पीएनएल या फिर जनरल रिजर्व में जाकर। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का होगा। The portion of uncalled capital that can be called up only on winding up of the company is known as। देखो आपकी जो कैपिटल होती है ना उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कंपनी केवल वाइंडिंग अप पे ही बुला सकती है। ऐसी कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा है जो अभी कंपनी ने रिजर्व किया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी वाइंडिंग अप के समय तो ही आपसे मंगाया जाएगा। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू। देखो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एसेट्स की रिवैल्यूएशन कर रहे हो, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट तो आप किसको करोगे, एसेट को कर दोगे, बट क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आप करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में से जो प्रॉफिट है ना अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए तो अब सवाल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप अपनी ब्रेक इवन सेल से कितना ज्यादा बेच रहे हैं। आपकी ब्रेक इवन सेल्स है 1 लाख की, बट आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी कि अभी इतने सेफ आप चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए से सेल डाउन भी हो जाए तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय। तो जीपी रेशो या कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला रहता है, ऊपर तो प्रॉफिट आता है और नीचे सेल्स आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो अब हमारे पास सवाल है जी, डेट इक्विटी रेशो इज अ टेस्ट ऑफ। तो डेट इक्विटी रेशो किस चीज को टेस्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी या मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो डेट इक्विटी रेशो बेसिकली हमारे पास जो है एक सॉल्वेंसी रेशो है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को इवेल्युएट करती है।
कि हमारे पास कहीं डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है इक्विटी के मुकाबले, अगर बहुत ज्यादा डेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी पोजीशन पे खतरा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो वगैरह आ जाती है, लिक्विडिटी में करंट रेशो वगैरह आ जाती है। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। तो कॉस्टिंग में ना हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा एक प्राइम कॉस्ट क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। तो ये सारे टर्म्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। अगर हम यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर दें, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड को ऐड कर दे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसके अंदर आप अपने सेलिंग एक्सपेंसेस डाल देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो फिलहाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपकी फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आप एडमिन ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो निकल आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। देखो, आपके डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक तरीका है कि आप सिंकिंग फंड मेथड फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर आप डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हर साल कुछ पैसा सिंकिंग फंड अकाउंट में डालते हैं जी, और इस सिंकिंग फंड वाले पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो रेगुलरली करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं। अब जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करने की बारी आएगी वो इन्वेस्टमेंट्स को आप बेच देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट भी अल्टीमेटली आपको बंद करना है और इसका जो भी बैलेंस होगा दैट इज ट्रांसफर टू दी जनरल रिजर्व अकाउंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए, तो अब सवाल है जी, ए बी एन सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A withdraws rupees 3000 at the beginning of each month. What will be the interest on drawing charge to A at the end of the year? देखो, आप हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहे हो, तो पहली ड्राइंग पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लास्ट वाली ड्राइंग पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इनका एवरेज हम ले सकते हैं और इससे बेसिकली एक एवरेज पीरियड हमें पता लग जाता है कि ऑन एन एवरेज 6.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप कंप्यूट कर लीजिए। टोटल उन्होंने कितना निकाला, 3000 इंटू 12 निकाला होगा, यानी कि 36,000 किया विड्रॉ। इस पे आप इंटरेस्ट का रेट अपने को 12% का दे रखा है, 6.5 महीने का अगर अपने को निकालना है तो वो अगर हम यहाँ पे कंप्यूट करें तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम इसे प्यारे दोस्तों सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा मैं आपको बता देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी ₹2340। ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर यहाँ पे आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, एन अमाउंट सेट असाइड टू मीट नोन लायबिलिटी इज नोन एज जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रोविजन या फिर सीक्रेट रिजर्व। देखो जी, आपकी जो भी लायबिलिटीज होती है वो या तो नोन हो सकती हैं या अननोन हो सकती हैं। जो भी आपको नोन लायबिलिटी है जिसकी जानकारी आपको मिल गई उसके लिए आपने कुछ पैसा सेट असाइड कर दिया तो उसे नाम दिया जाता है प्रोविजन। जैसे आपको पता चल गया कि भैया आपका जो कुछ डेट्स है वो बैड होने वाले हैं, तो आपने आपकी लायबिलिटी आपको पहले ही पता चल गई तो आपने बैड डेट्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ऐसे आपको पता चला कि आपको टैक्सेशन पे करना है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लिया। तो जो भी आपको लायबिलिटीज पता है कि मां मेरी होंगी ही होंगी उसके लिए आप प्रोविजन बना लेते हो। पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको अभी नहीं पता, फ्यूचर में आपको किसी भी चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो अगर आपको नहीं पता कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए प्रोविजन नहीं बना सकते, उसके लिए रिजर्व में पैसा डाल के रख सकते हैं। तो जनरल रिजर्व वगैरह जो है ये सब चीजें वहां पे काम आती हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे इस सवाल का आंसर बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ संक कॉस्ट। इनमें से संक कॉस्ट का कौन सा इलस्ट्रेशन है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन ऑफ अ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। देखो, संक कॉस्ट आपकी वो है जो खर्चा आपका हो चुका है वो पैसा आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। ये पैसा आपका एक जगह पे डूब गया, अब लग गया, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, जो भी आपका बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी का खर्चा है वो पैसा अगर आपने एक बार लगा दिया अब वो पैसा वापस से नहीं आ सकता है।
और ये पैसा बेसिकली हम कह सकते हैं कि अब डूब गया, अब संक हो चुका है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पे बनेगा। बाकी जो चीजें हैं वो आप कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, फ्यूचर में तो रोक ही सकते हैं, बट संक कॉस्ट में वो बड़े बड़े खर्चे आते हैं जो आपने एक बार कर दिए, बस पैसा आपका लग गया, अब वापस से आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। चलिए सवाल है, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे वो खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं, और कमिटेड वो हो गए जिसमें आपने कमिटमेंट कर दी। एक बार आपने कमिटमेंट कर दी, फिर अब आप किसी और की नहीं सुन सकते हैं। यहां पर ये खर्चा बेसिकली आपका पक्का आपके साथ जुड़ चुका है, बंध चुका है। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, संक फिक्स्ड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या फिर डेप्रीसिएशन। देखो संक कॉस्ट बिल्कुल ऐसा खर्चा है जो आपके साथ अब बंध चुका है, अब आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी कमिटेड ही हो गई। डेप्रीसिएशन जो है ये भी एक तरीके का कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है, अब आपने एसेट खरीद लिया, डेप्रीसिएशन तो अब इनकर करना ही पड़ेगा। जो आपका डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट है, विच इज विद इन योर डिस्क्रिशन, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, तो ऐसे जो डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, ये हमारे कमिटेड नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल कमिटेड वालों के ऑपोजिट हो जाएंगे। इसमें आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो ना करो। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर शोन इन डैश टिल फाइनल एडजस्टमेंट। देखो आपने कोई बहुत बड़ा एडवर्टीजिंग वगैरह का खर्चा कर दिया, ये खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बार में पीएनएल में डालेंगे तो बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, लॉसेस भी इनकर हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम डेफर करके इंस्टॉलमेंट्स में पीएनएल में डालते रहते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं। तो अब ये वाला जो खर्चा है ये आपको फाइनल एडजस्टमेंट होने से पहले, मतलब अभी सर पूरा राइट ऑफ नहीं किया है, कहां पे देखने को मिला करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लेट सपोज खर्चा किया 5 करोड़ का, तो ये जो खर्चा है आप पीएनएल में एक बार में नहीं डाल रहे, आप 5 सालों में डाल रहे हैं। 1 करोड़ हर साल पीएनएल में डालते हैं, और फिर जो भी बैलेंस होता है, जैसे पहले साल के एंड में 4 करोड़ जो है ये आपकी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट की तरह आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी प्यारे दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दो जगह देखने को मिला, एक तो पीएनएल में और एक आपकी बैलेंस शीट में, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहां पे बनेगा। चलिए तो यहां पे सवाल है जी, ड्यूरिंग 2020-21 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹20,000 including premium of ₹12,000 per annum paid up to 30th September 2021, what will be the adjustment entry necessary as on 31st March 2021? तो 2020-21 में आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया था, इसमें 12,000 पर एनम, 12,000 पूरे साल का ऐसा है जो अप टू 30 सितंबर 2021 है। यानी कि 31 मार्च को मैं अपनी किताबें बंद कर रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, और उसमें एक ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को दिख रहा है जो कि मैंने 30 सितंबर तक पे किया हुआ है। पहले तो आइडेंटिफाई करता हूं भैया कितना अमाउंट है जो 30 सितंबर तक के लिए वैलिड है। 12,000 जो है पर एनम है, पूरे साल का हो गया। और अगर मैं बात करूं 6 महीने का कितना होगा, क्योंकि अभी 6 महीने बचे हुए 30 सितंबर में, तो 6 महीने का इससे आधा हो जाएगा जी, 6,000 हो जाएगा। अब ये जो 6,000 मेरा अमाउंट है ये मैंने एडवांस में पे कर दिया इंश्योरेंस का, तो दैट इज गोइंग टू बी माई प्री पेड इंश्योरेंस। बट मैंने क्या किया, मैंने जब एंट्री करी थी इंश्योरेंस की पे करने की, तो एंट्री डाल दी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कितने से? पूरे अमाउंट से, जो भी मैं 20,000 पे कर रहा था टू बैंक, 20,000 एंट्री कर दी होगी। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है ये 20,000 से 6,000 कम करना है, इसमें से 6,000 निकालना है, क्योंकि 6,000 अगले साल का है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया था, तो अभी क्रेडिट करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम को, कितने से? 6,000 से, और डेबिट करूंगा एक नए खाते को विच इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को जो है यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा। तो ये मेरी एंट्री मेरे को करनी पड़ेगी। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका बैलेंस शीट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंट्री हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 1 में, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 का होगा। A credit sales of rupees 200 has been credited to sales account and also to sundry debtors account. Which of the following is the correct rectification entry? तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या किया, ये जो 200 रुपए की क्रेडिट सेल थी, आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी और सन्ड्री डेटर अकाउंट में भी क्रेडिट कर दी। अब सेल्स जब आप करते हैं जी, तो आपकी एंट्री होती है डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट,
बट आपने क्या कर दिया, आपने दोनों को क्रेडिट कर दिया। आपने अकाउंट में पोस्टिंग करी, डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। तो अब दिक्कत क्या हो गई, सेल्स को तो क्रेडिट ठीक किया बट डेटर को क्रेडिट गलत कर दिया। डेटर को 200 रुपए से आपने डेबिट करना था, 200 रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट नलीफाई होगा। कितने से डेबिट करूं, क्या 200 से डेबिट कर दूं? अगर 200 से डेबिट करूंगा तो मेरा उसका इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा, बट ये वाली एंट्री का 200 रुपए का डेबिट नहीं आ पाएगा। तो मेरे को 400 से यानी कि डबल से डेबिट करना पड़ेगा, तभी डेटर का नेट डेबिट 200 निकल कर आएगा। इसके अलावा क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट करने के लिए क्या मैं सेल्स को क्रेडिट कर दूं? सेल्स तो सही क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका था, उसे तो नहीं कर सकते। तो क्रेडिट मेरे को करना पड़ेगा जी सस्पेंस अकाउंट को, और इसीलिए मेरा जो आंसर है यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपकी अलग अलग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हमें देखने को मिलता है जी। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इनमें से कौन सा नहीं है? पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टी, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट मेड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं जी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी कोई एसेट में, मे बी आप किसी को लोन एडवांस वगैरह दे रहे हैं। तो लोन एडवांस देना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। एसेट आपने खरीदा, चाहे फिक्स्ड चाहे इनटेंजिबल, चाहे बेचा, तब भी ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आ जाएगा। बट जो लोन और एडवांस आप ले रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसीलिए ये जो है ना आपका, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, सीक्रेट रिजर्व मे नॉट बी क्रिएटेड बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू एसेट्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट सेट असाइड टू रिप्लेस द एसेट्स इन द बुक्स। देखो, अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, कम दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रॉफिट्स है उनको अपना हाइड कर लिया। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक्सपेंसेस को या फिर प्रोविजंस को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट रिजर्व्स को बढ़ावा देगा। अगर आपने कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि सीक्रेट रिजर्व्स को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस आपसे रिकॉग्नाइज कराता है, इनकम रिकॉग्नाइज ही नहीं करवाता, जिससे कुछ ना कुछ सीक्रेट रिजर्व्स अराइज हो जाते हैं। जो आपकी किताबों में पोजीशन दिखती है वो तो दिखती है कि आपके प्रॉफिट्स काफी कम है, बट वास्तव में पोजीशन आपकी काफी अच्छी है, क्योंकि कुछ सीक्रेट रिजर्व्स है जो कि देखने को नहीं मिल रहे, जो कि आपकी किताबों से छुपे हुए हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक कम दिखाया, वैल्यू कम दिखाई, प्रॉफिट कम दिखाया, बट वास्तव में पोजीशन अच्छी है, एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया, आप कह सकते हैं। रेंट आपने रिसीव किया, क्रेडिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में, जाना चाहिए था पी एंड एल में, आपके प्रॉफिट ज्यादा आने चाहिए थे, बट प्रॉफिट्स आपने कम करके दिखा दिए, तो प्रॉफिट्स कम कर दिए, तो कुछ सीक्रेट रिजर्व यहां पे भी क्रिएट हो रहा है। अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू एसेट चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, आपने एसेट खरीदा, उसे बैलेंस शीट में एसेट दिखाना चाहिए था, बट आपने उसे पी&एल अकाउंट में एक्सपेंस दिखा दिया, इससे भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कम कर दिया, पोजीशन दिखाई कि प्रॉफिट बहुत कम है, बट वास्तव में तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, बैलेंस शीट में वो एसेट आना चाहिए था, तो यहाँ पे एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। अमाउंट सेट असाइड टू रिप्लेस द एसेट इन द बुक्स, तो आपने कोई अमाउंट सेट असाइड किया कि एसेट्स को रिप्लेस करेंगे, कोई रिप्लेसमेंट रिजर्व वगैरह शायद आपने बनाया। तो ये सब चीजें जो है दे आर डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स, है ना। अगर आप ऐसा कुछ अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं, तो ये तो किताबों में आप डिस्क्लोज कर ही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिजर्व तो नहीं होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा, डाटा इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, यहां पे सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो कुछ ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं जी। तो रेवेन्यू आपको 2020-21 का नहीं दिया, 21-22 का 16 लाख दिया। एब्सोल्यूट चेंज आपको नहीं बताया, बट परसेंटेज चेंज बताया 20 का ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब माइनस में ही चेंज है आपका, यानी कि 16 लाख जो आपका 2021-22 में आ रहा है, ये 20% डिक्लाइन के बाद आ रहा है। तो 2020-21 में अगर एक्स था, तो उसमें 20% डिक्लाइन आया, और फिर आपके पास यहाँ पे 16 लाख आया। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये x आपका 20 लाख का निकल कर आ जाएगा। तो 20 लाख से हम 16 लाख पे आए, एब्सोल्यूट डिक्लाइन कितना होगा जी, 4 लाख का होगा। तो हमारे पास जो फिगर बनेगी मिसिंग वाली, वो ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है, 20 लाख और 4 लाख की। तो ये आंसर हमारा बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, ट्रायल बैलेंस मे बी यूजफुल,
बताइए ट्रायल बैलेंस कब आपके लिए यूजफुल होगा? टू लोकेट एरर्स ऑफ कमीशन, to ascertain arithmetical accuracy of the ledger accounts, to locate the errors of principal, to locate the compensating errors. देखो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? मेन एजेंडा, मेन यूटिलिटी इसकी है ताकि हम अपने लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को असर्टन कर सके, चेक कर सके. सारे एरर्स तो ये डिस्क्लोज नहीं कर पाता, कुछ एरर्स ऐसे रह जाते हैं. प्रिंसिपल का एरर है, कंपनसेटिंग एरर है, कुछ अगर आपने और बहुत टेढ़े मेढ़े एरर कर दिए तो वो हमेशा डिस्क्लोज्ड नहीं होते ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, बट आपको एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का कहीं ना कहीं आइडिया जरूर लग जाता है. दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ प्रिपेयरिंग इट. और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा. Which of the following is are called direct expenses? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं. डायरेक्टली आपका जो खर्चा हो रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक माउल्ड, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ स्पेशल माउल्ड आपको चाहिए, सांचा आपको चाहिए जिसमें वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है. पेटेंट एंड रॉयल्टी फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, तो उस प्रोडक्ट के लिए कुछ आपको हर एक यूनिट बनाने पे कुछ पेटेंट या रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, तो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई है. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अब आपके कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उनको आपको इंप्रूव करना पड़ रहा है, तो इसको भी हम देखो आंसर अब मेरे को चूज करना है. 1 और 2 मेरे को लग रहा है आंसर में आएंगे, तो 3 को भी आंसर में अब लेना ही पड़ेगा जी. करेक्ट आंसर जो मेरे पास बनेगा दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 ही होगा. चलिए अगला सवाल है जी मेरे पास. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगी कुछ ऐसे वाली एनालिसिस, ठीक है जी, ये होगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वन पीरियड, इंटर फर्म एनालिसिस. देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर क्या होगा, इसे यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर ट्रेंड सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है. तो बेसिकली हम अलग अलग पीरियड्स का डाटा कंपेयर कर रहे होते हैं, 2025 का 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कि यहाँ पे इसका सेल्स लिखा, इसका सेल्स लिखा, बाकी सब डाटा लिखा, तो दिस यू आर डूइंग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ये एक टाइम सीरीज एनालिसिस है जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स का डाटा आप कंसीडर कर रहे हैं. स्टैटिक नहीं है, आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स को फॉलो कर रहे हैं. एक स्टेटमेंट, एक पीरियड की स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल पीरियड्स को लेकर चल रहा है. इंटर फर्म एनालिसिस नहीं है, यूजुअली सेम फर्म का अलग अलग पीरियड का आप डाटा जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पे होगा. कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक तो कैश आता है और एक आता है कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो कैश के बराबर माने जाएंगे. कैश इन हैंड, ये तो आपका कैश ही हो गया. प्रेफरेंस शेयर्स मैच्योर्ड आफ्टर 1 ईयर, तो ये तो कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा. शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड कंपनी वाले तो हम कह सकते थे कैश इक्विवेलेंट होंगे, बट अनलिस्टेड तो नहीं होंगे. मनी मार्केट डिपॉजिट्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, तो मनी मार्केट डिपॉजिट्स बहुत छोटे पीरियड के लिए, तो आप इजीली इनको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो हाँ, आप इनको कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो. तो करेक्ट आंसर मेरे पास जो बनेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. तो कैश इक्विवेलेंट्स में वो सभी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जी, जिनको आप बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट कर लोगे, चाहे वो आपके ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, कोई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है. इनके अंदर आपका जो पीरियड है वो यूजुअली लेस देन 3 मंथ्स हमें देखने को मिलता है. इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ टू जीरो, कौन से डेप्रिसिएशन के मेथड में एसेट का वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस, इक्वल इंस्टॉलमेंट, एन्युटी मेथड या फिर रीवैल्यूएशन मेथड. अब देखो जब आप पढ़ते हो ना स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के डिफरेंसेस के बारे में, ये सबने पढ़ा होगा, तो उनके बीच में एक डिफरेंस आता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपके एसेट का वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाएगा एक टाइम पे, बट रिटर्न डाउन वैल्यू में इट इज नेवर जीरो, कभी भी एसेट का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, थोड़ा सा अमाउंट हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो कभी जीरो पे तो नहीं आप पहुंच पाएंगे. तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर कभी जीरो पे नहीं पहुंच पाते. एंड दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज बेसिकली अनदर नेम ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ओनली. तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा. इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम की यहाँ पे आपसे बात की जा रही है जी. जो पेटी कैश बुक का इम्प्रेस्ड सिस्टम रहता है वो आपके लिए कब यूजफुल होगा? हेल्पफुल फॉर पेटी पेमेंट्स, हेल्पफुल फॉर स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स विच आर जनरली रिपीटेटिव इन नेचर, 1 and 2 बोथ, हेल्पफुल फॉर मैनेजर. देखो यूजुअली क्या होता है कि इम्प्रेस सिस्टम के अंदर
हमारे एक पेटी कैशियर होता है और उसको छोटे छोटे खर्चों के लिए हम कुछ अमाउंट महीने के शुरू में पकड़ा देते हैं और वो खर्चे करता रहता है, और महीने के एंड में जितना 10,000 से अमाउंट कम हुआ, जैसे लेट सपोज 10,000 पकड़ाया था, उसने छोटे छोटे खर्चे किए 8,000 के, 2,000 रह गया, तो जो 8,000 का उसने खर्चा किया उतना अमाउंट उसको फिर हम अगले महीने के शुरू में वापस दे देते हैं और उसका बैलेंस फिर से 10,000 करते हैं, जिससे वो छोटे छोटे खर्चे करता रहेगा। तो जो छोटी छोटी पेमेंट्स है ना, उनके लिए ये सिस्टम है, और ये स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स जो रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं, आपको रेगुलर करनी पड़ती है, उनके लिए आपने बना रखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है, अ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रिडीम 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच by issuing 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and remaining from its available free reserve, then the amount to be transferred to capital redemption reserve will be। देखो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 5 लाख रिडम्पशन के लिए चाहिए। अब 20,000 आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, ₹10 ईच वाले प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 2 लाख आपको यहां से मिल रहा है, बैलेंस आपका बच रहा है 3 लाख का, जो कि आपको कैश इस्तेमाल करना पड़ेगा रिडम्पशन के लिए, और इसके लिए आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो बनाना पड़ेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास जो बनेगा दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज ₹98,000, the total assets of the firm are ₹10 lakh, value of other liabilities is ₹5 lakh, average rate of return in the same business is 14%, determine the value of goodwill from capitalization of the average profits method। अब देखो जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर आपको आपके एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपने कैपिटल कितना लगाया हुआ है और बाकियों का कितना लगा होता है, उसके बेसिस पे आप गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे 98,000 के हैं और एवरेज रिटर्न 14% का है, तो इसके हिसाब से आपका कैपिटल कितना लगा होना चाहिए था बिजनेस के अंदर ये रिटर्न लाने के लिए, तो 98,000 डिवाइडेड बाय 14% आप करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 7 लाख। बट आपके बिजनेस में एसेट्स 10 लाख के हैं और लायबिलिटी 5 लाख की है, यानी कि अगर आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकालेंगे तो कैपिटल 5 लाख का निकल कर आएगा। तो देखो जी, यूजुअली 7 लाख लगते हैं आपके 98,000 कमाने में, बट आपने 5 लाख में ही 98,000 कमा दिए। जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर गुडविल। 2 लाख की जो वैल्यू निकल कर आई, दोनों का जो कैपिटल का डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी योर गुडविल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, A and B are partners in a firm. Their capitals are ₹10,000 and ₹20,000 and undistributed reserves are ₹10,000. They admitted C for 1/4 share. C brought ₹20,000 as his capital. Find the value of firm's goodwill. तो A और B पार्टनर है, उनके कैपिटल 10,000 और 20,000 है जी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स 10,000 के और पड़े हुए हैं। C को 1/4 शेयर के लिए बुलाया और 20,000 कैपिटल उससे मांगी गई। अब 20,000 कैपिटल अगर आप मंगा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो इसके हिसाब से फर्म की पूरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000 होनी चाहिए। बट फर्म की कैपिटल है कितनी? 10,000, 20,000 और सी की 20,000 प्लस हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 10,000 के, तो इन सभी का टोटल निकालोगे तो ये 60,000 ही बनता है। तो 80,000 की जो आपने डिमांड करी, 80,000 के बेसिस पे जो डिमांड करी, उसमें आपने 20,000 जो है बेसिकली ज्यादा डिमांड करी हुई है। 20,000 जो है डिफरेंस निकल कर आ रहा है, ये 20,000 इज गोइंग टू बी दी फर्म का गुडविल। इसे हिडन गुडविल भी यहाँ पे बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। ये फर्म के गुडविल का वैल्यू है जी। अगर आपको इसमें सी का शेयर निकाल लें तो फिर उसके प्रॉफिट शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। The debt equity ratio of a company is 2:1. The company is going to issue bonus shares. After the issue of bonus shares, the debt equity ratio of the company will. तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। लेट्स सपोज डेट हमारे पास अभी 2 लाख का है, इक्विटी हमारे पास जो है अभी 1 लाख की है। ठीक है, अभी कंपनी क्या करने वाली है? बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, तो उससे क्या होगा? तो इक्विटी में लेट्स सपोज हमारे पास एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की? 50,000 की, और 50,000 के हमारे पास है रिजर्व्स पड़े हुए। अभी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इन 50,000 के रिजर्व्स को क्या करने वाली है? कन्वर्ट करने वाली है इक्विटी में। तो 50,000 के रिजर्व्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो टोटल इक्विटी 1 लाख हो गई और रिजर्व्स आपके जीरो रह गए।
बट अल्टीमेटली इक्विटी की वैल्यू पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, और इसीलिए आपकी डेट इक्विटी रेशियो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू ऑल्टर। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर मे बी चार्ज, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर रहता है, कॉल इन एरियर बोले तो कि आपने शेयर होल्डर से कॉल्स में पैसा मंगाया और वो पैसा आपको लेट दे रहा है, तो आपका जो भी पीरियड आपका इन्वॉल्व है जी, इसके अंदर जितनी देर आपका पैसा एरियर में रहा उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी चार्ज एट विच रेट, आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 10% पर एनम और लेसर रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, रेट प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ओनली, रेट प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इट इज गोइंग टू बी चार्ज एट 10% पर एनम और अ लेसर रेट व्हिच कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज future financial forecasting technique related to forecast temporary cash requirements, technique of analysis of the past related to shown financial pattern। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो पास्ट के अंदर यानी कि पिछले साल के अंदर जो भी आपका कैश फ्लो रहा उसको एनालाइज कर रहे होते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो दिस इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ द पास्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स, देखो वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो दो कंसेप्ट आते हैं, ग्रॉस एक नेट। जब ग्रॉस की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे करंट एसेट्स की, और नेट की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है योर टोटल करंट एसेट्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब सवाल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अपना कैश फ्लो निकाल रहे हो तो कौन सी आइटम को माइनस करोगे। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए ना, जब इनडायरेक्ट मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो जब आप निकालते हैं तो आप निकालते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट आप करते हैं। जैसे आपका करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज है या फिर करंट एसेट्स का डिक्रीज है तो उसे आप प्लस करते हैं। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज है या फिर करंट एसेट्स का इंक्रीज है तो आप उसे यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इन्वेंट्री का इंक्रीज आपसे पूछ रहे हैं कौन सा डिडक्ट होगा। इन्वेंट्री का जो इंक्रीज है वो बेसिकली आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री का जो इंक्रीज है वो आप माइनस करेंगे, इन्वेंट्री का जो डिक्रीज है ये आप प्लस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस करेंगे, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम इट इज अ करंट एसेट तो ये भी आपका प्लस होगा। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री केवल ऐसा बचता है जो आपका डिडक्ट होगा, माइनस होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो बारी है अगले सवाल की। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C. A surrenders 1/5 of his share. B surrenders 2/5 of his share in favor of C. What will be the sacrifice ratio? तो प्यारे दोस्तों, ए का शेयर है 3/5 और इसने कितना सरेंडर कर दिया, 1/5 इसका सरेंडर कर दिया, यानी कि 3/25 सरेंडर कर दिया इसने। अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका शेयर है 2/5 और इसने इसका 2/5 भी सरेंडर कर दिया, यानी कि 4/25 इसने सरेंडर कर दिया। तो दोनों का सरेंडर है, दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालना चाहे तो क्लियरली 3:4 की निकल कर आ रही है, और इसीलिए मेरा जो आंसर है यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अब सवाल है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। को वेस्टिंग एसेट वो होता है जिसकी विद टाइम वैल्यू डिप्लीट करती रहती है, वैल्यू कम होती रहती है। जैसे ऑयल वेल है, आप ऑयल उसमें से निकालते रहेंगे तो वैल्यू कम होगी, गोल्ड माइन में से गोल्ड निकालेंगे तो वो डिप्लीट होता रहेगा, वैल्यू कम होती रहेगी। कॉपीराइट आपको मिला केवल 5 सालों के लिए, तो ऐसा 5 सालों के लिए मिला तो हर साल इसकी वैल्यू भी कम होती रहेगी। बट जो लैंड है ऑप्शन नंबर 4, लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है, एप्रिशिएट होती है, इसकी यूजुअली वैल्यू कम नहीं होती। इट इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। लैंड के ऊपर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो सकती है बट जो लैंड है उसकी वैल्यू आपकी यूजुअली बढ़ती ही है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है जी। देखो ऑडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव आते हैं ऑडिटिंग के, और इसके अलावा कुछ आते हैं आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या होता है कि आप जो चेक कर ले कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कंपनी के बिजनेस का, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
और अगर हम बात करें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट कि कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया हुआ, इट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो ये एरर और फ्रॉड इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। टू एक्ट एज कंसल्टेंट टू द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज, जो आपकी अनअर्न्ड इनकम है उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, एसेट, लायबिलिटी, लॉस या फिर कैपिटल। देखो, ऐसी इनकम जो आपने अभी तक अर्न नहीं करी बट आपको मिल चुकी है, तो बेसिकली आपको एडवांस में कुछ पैसा मिल गया और अभी आपको जो सर्विसेज हैं मे बी फ्यूचर पीरियड में इस इनकम के अगेंस्ट देनी पड़ेंगी, तो अभी आपके लिए एक लायबिलिटी की तरह ये बन जाएगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो अभी सवाल है जी, एन एसेट वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख विद डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख एंड बिल्स एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 4 लाख, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। देखो, आपने एसेट परचेज किया 5 लाख का, 1 लाख की तो आपने उसकी सीधी सीधी पेमेंट कर दी, बैलेंस जो 4 लाख बचा उसका आपने यहाँ पे एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल पेबल एक्सेप्ट जो है वो यहाँ पे आपने कर लिया। तो नेट इफेक्ट क्या निकल कर आएगा, देखो नेट इफेक्ट आपका निकल कर आएगा कि एक तो आपका एसेट बढ़ेगा कितने से, 5 लाख की मशीनरी लिए, 1 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, 1 लाख का कैश दे दिया, तो नेट 4 लाख से आपका एसेट बढ़ेगा और आपकी जो लायबिलिटी है वो भी 4 लाख से ही बढ़ेगी। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पे हमारा बनेगा। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। देखो, वैसे तो आपका जो ऑडिट है वो साल के अंत में रहता है, एनुअल लेवल पे रहता है, बट कई बार बीच में भी ऑडिट कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो ऐसे ऑडिट को, जो कि आप दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में कंडक्ट कर रहे हैं, नाम दिया जाता है इंटरिम ऑडिट, और इसीलिए यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है जी। Forfeited shares can be reissued। देखो, जो आपने शेयर्स फोरफीट किए, जब्त कर लिए, आप उनको रीइशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A notice of 14 days to shareholders is necessary before forfeiture of shares। तो शेयर को फोरफीट करने से पहले, जब्त करने से पहले शेयर होल्डर को आप नोटिस देंगे 14 दिन का, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ऐसा अलाउड है कंपनी लॉ के अंदर। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये चीज हमारी कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज दिस प्रॉफिट ऑन री इशू इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। अ ट्रायल बैलेंस शोज, आपको बताना है जी ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, complete accuracy of accounting done by the accountant, arithmetical accuracy of the ledger balances, balance between assets and liabilities। देखो, जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं जी, वो आपको पूरी एक्यूरेसी तो नहीं दिखा सकता, बट आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, यानी कि अरिथमेटिकली जो आपके टोटल वोटल आपने लगा रखे हैं वो सही किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देते हैं जी लेजर बैलेंसेस की, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ एरर्स हो सकता है, फिर भी रह जाए जो ट्रायल बैलेंस आपके पकड़ ना पाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे रहेगा। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रीसिएशन है वो किसका एग्जांपल है, आपसे पूछा जा रहा है। इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रियल एक्सपेंडिचर। देखो, जो भी हमारा डेप्रीसिएशन होता है ना जी, डेप्रीसिएशन एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है जो आपको P&L अकाउंट में देखने को मिलता है। तो क्लियरली आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। A company has spent rupees 20,000 on painting of its building. It should be recorded as। तो कंपनी जो है उसने अपनी बिल्डिंग पे पेंट करवाया। तो देखो, पेंट करवाना कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। आम तौर पर जो कंपनीज वगैरह हैं वो रेगुलरली पेंटिंग तो कराती रहती हैं ताकि उनकी बिल्डिंग एकदम सही दिखे। और हम भी घरों पे दिवाली वगैरह पे या फिर हर कुछ सालों बाद घरों पे पेंट वेंट तो करा लेते हैं।
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डालोगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डालोगे, आपको बेसिकली ये सोचकर यहाँ पे बताना है जी। देखो बिल्डिंग वगैरह खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट नॉर्मल रूटीन नेचर का आपने कुछ पेंट वेंट कराया, रिपेयर कराया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग, उससे बिल्डिंग की कोई एफिशिएंसी बढ़ नहीं जाएगी। तो इसीलिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप इसे पी&एल में ही लेकर जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन। देखो जी, बोला जा रहा है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट अराइज हो रहा है, यानी कि आपने अपने फर्म की किताबों को बंद किया, एसेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को पे किया, उस समय आपको कोई प्रॉफिट अराइज हो गया, तो आप उसे किस रेशो में शेयर करेंगे? इक्वल रेशो, कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्यारे दोस्तों, जब आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं, कोई प्रॉफिट्स उसके अंदर निकल कर आते हैं, तो अल्टीमेटली दे आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओनली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा। परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। तो देखो जी, हम एक जर्नल बनाने की बजाय हम मल्टीपल सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर लेते हैं, एंड वन बुक इज परचेज बुक व्हिच इज मेंट टू रिकॉर्ड ऑल दी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। तो ध्यान रखिए, केवल क्रेडिट परचेजेस, और वो भी इन्वेंट्री के गुड्स के इसके अंदर आते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट की नेचर आपसे पूछी जा रही है जी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बेसिकली क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या डिनोट करता है कि जो पैसा हमने कैपिटल में से बाहर निकाल लिया। अब कैपिटल अकाउंट क्या है जी? कैपिटल अकाउंट आपके ओनर का अकाउंट है, तो एक पर्सनल अकाउंट की तरह हो गया, किसी पर्सन का अकाउंट है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी तो उसी ओनर का ही अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट बताता है कितना पैसा बिजनेस में डाला, ड्रॉइंग्स बताता है कितना बिजनेस से निकाला। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी उसी ओनर का पर्सनल अकाउंट है, तो इसकी नेचर तो पर्सनल अकाउंट वाली हो गई, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बनेगा। In order to implement the provisions of partnership deed, the firm prepares P&L adjustment account, P&L appropriation account, revaluation account, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, पार्टनरशिप के अंदर पहले तो P&L अकाउंट बनता है, जिससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आता है, बट इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से बांटा जाता है। तो आपकी जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कैसे प्रॉफिट्स को बांटना है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से की जाती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अभी सवाल है हमारे पास, द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, हम उनको यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है, ट्रांजैक्शंस आपकी ऑथेंटिक नेचर की हैं। और ये जो चीज है आप जब करते हैं तो इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे बोला जाता है जी वाउचिंग करना। ये वाउचिंग की डेफिनेशन आपको दे रखी है। आप चेक करते हैं कि सारे वाउचर्स सही तरीके से आपने किताबों में एंटर किए, सभी ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, सही अमाउंट पे, सही नेचर की तरीके से आपने रिकॉर्ड किया हुआ है किताबों के अंदर। तो ये सब चीजें वाउचिंग के दायरे में आती हैं जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा। Which of the following statements is not correct? As per AS 26, only purchased goodwill is to be recorded in the books of accounts. Self-generated goodwill will have to be adjusted through partner's capital account. Goodwill is an intangible asset, या फिर goodwill is a fictitious asset. तो गुडविल जो आपने परचेज किया वही किताबों में लिखिए, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट कर लीजिए। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, इसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हाँ फिर भी एक एसेट है। फिक्टिशियस एसेट नहीं है जी, ये इनटेंजिबल वाली कैटेगरी में आता है, फिक्टिशियस में नहीं आता, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। फिक्टिशियस एसेट की अगर हम बात करें तो जैसे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए मैंडेटरी है? किसको ऑडिट कराना ही पड़ेगा? ट्रस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट, पार्टनरशिप फर्म। देखो, जो ऑडिट वगैरह हमारे रहते हैं ना, वो मैंडेटरी किसके लिए रहते हैं? तो ऑडिट जो है कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी रहते ही रहते हैं, कंपनी का तो ऑडिट करवाना ही पड़ता है, उसके लिए जरूरी है, और इसीलिए मेरे पास जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का यहां पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन? इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है यहां पे नहीं है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपको कहते हैं कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है जी। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म,
कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपको कहता है यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव। कोई प्रॉफिट अगर आपको होने वाला है तो उसको भूल जाओ, कोई लॉस होने वाला है तो उसका प्रोविजन आज से ही बना लो। तो ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग। देखो एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिकली इज मोर ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, और कन्वेंशन में डालना इसे गलत होगा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये आपको कहती है कि आप जिस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो इनको कंसिस्टेंटली हर साल में आप फॉलो करते रहो। तो कंसिस्टेंसी आपको ये बोलता है, और ये वाला भी कहीं ना कहीं कन्वेंशन है। बट एक्रूअल अकाउंटिंग जो है हम उसे कन्वेंशन में नहीं डाल सकते। कन्वेंशन बेसिकली वो प्रथाएं हैं अकाउंटिंग से जुड़ी हुई जो कि कई सालों से चली आ रही हैं और आगे भी हम उनको फॉलो करते रहते हैं, तो ये कन्वेंशन हो जाती हैं। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय। देखो हर एक वाउचर जो है उस पर साइन होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए ये आपको बताना है। अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, मैनेजर या फिर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। देखो जो वाउचर बना रहे उसके साइन यहाँ पे जरूर होने चाहिए। अब वाउचर हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन बना रहे हो सकते हैं। अब एक पर्सन का पॉसिबल नहीं है कि हर जगह मौजूद हो जहां भी वाउचर बनने हो। तो जो भी उस डिपार्टमेंट का कंसर्न रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है जो वाउचर तैयार कर रहा है उसके साइन यहाँ पे होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बनेगा। repairs of second hand machinery purchased is debited to repairs account, it is an error of। को सेकेंड हैंड मशीनरी को कई बार वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसकी रिपेयर वगैरह करानी पड़ती है, और अगर आप ऐसी रिपेयर करा रहे हैं तो बेसिकली दैट अमाउंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। तो इसको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट जो है वो किया जाता है, और आपको इसे बैलेंस शीट में लेकर जाना है, कैपिटलाइज करना है। बट अगर आप इसे P&L अकाउंट में लेकर जा रहे हैं, रिपेयर्स अकाउंट में लेकर जा रहे हैं, देन दिस इज बेसिकली एन एरर ऑफ प्रिंसिपल दैट यू आर कमिटिंग। और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बनेगा। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल इज कॉल्ड। तो आपने खर्चा किया जिससे सिनेमा हॉल की कैपेसिटी बढ़ गई, तो इससे कहीं ना कहीं उसका अर्निंग पोटेंशियल जो है ना वो आपने इंक्रीज कर दिया। और अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं जैसे अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग रन में आपको फायदा होने वाला है, तो दैट इज क्लियरली अ केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इतनी कैपिटल लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब कर ली है, और जरूरी नहीं है कि सारा पैसा हम एक ही साथ मंगा लें। तो हम जितना पैसा मंगाते हैं लोगों से डेट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो जैसे लेट सपोज लोगों ने हमारे 1 लाख शेयर्स जो हैं 10 रुपीज ईच के सब्सक्राइब कर लिए, बट हमने अभी इन शेयर्स पे जो पैसा मंगाया केवल 6 का ही मंगाया हुआ है, तो 4 रुपए अभी हमने मंगाए नहीं। 4 रुपीज हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। 4 रुपीज इज बेसिकली द अनकॉल्ड कैपिटल। तो जो डिफरेंस हमारा है it is denoting the uncalled capital, so answer is going to be option number C। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है which of the following formula is correct to calculate provision on debtors to be transferred to profit and loss account। अब कई बार हमें सवाल कहते हैं कि आप कैलकुलेट करिए कि कितना प्रोविजन आपको और बनाना पड़ेगा अपने डेटर्स पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैड डेट्स। तो वो निकालने के लिए आप क्या क्या चीज यहाँ पे करेंगे, तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर अपना निकालना है जी। तो यूजुअली सवाल में आपको कुछ बैड डेट्स की जानकारी दे दी होती है और बोला जाता है कितना प्रोविजन यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड है, और इसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आप कंप्यूट करके बताइए। देखो जी यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन अपना करने वाले हैं। आप प्रोविजन को लेकर अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे आप एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट जो है वो भी बना सकते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस में आपकी ओल्ड प्रोविजन आ जाएगी, और इस ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे जो है आप जो बैड डेट्स वगैरह हो रहे हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो बैड डेट्स आपके हुए, कुछ फर्दर बैड डेट्स की जानकारी भी कई बार आपको सवाल में दे दी जाती है, तो वो भी आ जाएंगे। जो न्यू प्रोविजन होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, और इसके बेसिस पे एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो कि आपको बताएगा कि P&L अकाउंट से आपको कितना चार्ज जो है वो यहाँ पे और करना है। तो ये कैसे आपका निकलेगा, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को आप जोड़ दें और माइनस कर दें आपकी ओल्ड प्रोविजन को, इससे ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो है यहाँ पे निकल कर आएगा। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not considered a relevant voucher while vouching cash sales। तो आप कैश में जो आपकी सेल्स हुई है उनकी वाउचिंग कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, तो कौन सा वाउचर रेलेवेंट नहीं होगा। सेल्स बुक, देखो सेल्स बुक के अंदर क्या आती है आपकी क्रेडिट वाली सेल्स आती हैं, तो ये कहां से रेलेवेंट हो जाएगा। कैश मेमो का कॉपी, सेल्समैन का एब्स्ट्रैक्ट, कैशियर की समरी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो।
बट जो आपकी सेल्स बुक है इट इज गोइंग टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, तो ये आपका रेलिवेंट वाउचर नहीं होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो सवाल है यहाँ पर द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, देखो जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है डेट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये वाला जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग का इक्वेशन है ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा है ये बेसिकली हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हमें देखने को मिलेंगे, अगर एसेट बढ़ेगा तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लायबिलिटीज या कैपिटल बढ़ेंगे या फिर एसेट्स कम होंगे। तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को ही जस्टिफाई करती है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। An item is considered material if it relates to real account, relates to raw material, is significant for the users, all of the above। देखो जो हमारा मटीरियलिटी का कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, ये आपको कहते हैं कि सारी मटीरियल जो चीजें हैं वो आपको अपनी किताबों में डिस्क्लोज करनी चाहिए और कोई भी चीज मटीरियल तब बन जाएगी जब वो आपके यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंट है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा। The interest on capital accounts of the partners is credited to, देखो जी आपके पास जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर आप जो है क्लियरली क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट किस में हो रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आंसर बनेगा। The records of cash transactions by non-trading concerns is shown in, तो अगर आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जी, तो उस केस में आपका जो कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो हमें कौन से खाते में देखने को मिलता है, फटाफट से आप ऑप्शंस देखकर बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो हमारी जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करती हैं, व्हिच इज बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड। A and B are partners in a firm and share profits and losses in the ratio of 3:2. C joins the firm as a new partner and contributes rupees 6,000 as premium for goodwill in cash. Here, the premium of goodwill shall be shared by A and B on the basis of new profit sharing ratio, that is 5:3:2. तो न्यू रेशो भी आपको यहाँ पे दे दिए जी। अब आपको बताना है जी ये किस रेशो में शेयर करने वाले हैं, तो बेसिकली इनका आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसमें शेयर करेंगे। तो ए और बी, यहाँ पे ए के पास पहले 3/5 था और बी के पास जो था पहले 2/5 था, और अब ए के पास कितना होने वाला है, 5/10 होने वाला है और बी के पास 3/10 होने वाला है जी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5/50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपका निकल कर आएगा कितना, ये भी 5/50 निकल कर आएगा, ये तो 1:1 का रेशो बन गया, बराबर बन गया। तो बराबर बराबर ही शेयर कर लेंगे, 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को 3,000 शेयर कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश इज अ, तो आपने सैलरी पे कर दी रमेश को, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है आपसे पूछा जा रहा है जी। तो सैलरी पे कर रहे हो, एक तो सैलरी इसका पहलू है और दूसरा बैंक या कैश से आप ये जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर रहे हो। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी आपको बताना है जी, रियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन, नॉमिनल ट्रांजेक्शन या फिर रियल एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन। देखो जो आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी बेसिकली आपका एक एक्सपेंस होता है, तो ये नॉमिनल ट्रांजेक्शन जो है उसके कैटेगरी में, उसके दायरे में आ जाएगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, वो जो है क्लर्क रमेश को जो आप सैलरी दे रहे हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमें इग्नोर करना है, हमें सैलरी वाले पार्ट पे यहाँ पे फोकस करना है अपना आंसर देते हुए, और इसीलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। लेजर इज अ बुक ऑफ, तो लेजर जो है वो ओरिजिनल एंट्री है, फाइनल एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री है। देखो जी ओरिजिनल एंट्री तो आपकी होती है जर्नल में और फिर फाइनल एंट्री जाके होती है लेजर के अंदर, तो लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री और इसीलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन,
तो हमारे सभी पार्टनर्स की कैपिटल जब उन्होंने एक और नए पार्टनर को एडमिट कर लिया बिजनेस के अंदर, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल रेशो या फिर म्यूचुअली एग्रीड रेशो? देखो कैपिटल को किस रेशो में रखना है ये पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखना है या कोई और रेशो में रखना है। तो इट वुड डिपेंड ऑन देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जो उनकी म्यूचुअली एग्रीड रेशो है, उसमें वो यहाँ पे रख सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज्ड एट। तो टेबल ए प्यारे दोस्तों आपको कहते हैं कि जो भी आपके कॉल्स इन एरियर हैं उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और ये जो टेबल ए है बेसिकली हमारा कंपनीज एक्ट 1956 का है। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल एफ आ जाता है जी। तो टेबल ए की अगर हम बात करें, पुराने कंपनीज एक्ट की बात करें, तो वहां पे बात करी गई थी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का रेट जो रहेगा वो 5% पर एनम का रहेगा। बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 में ही जो रेट है वो ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना रेट है ये आपको चेक करना है और आपको बताना है। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज इट्स। तो हमारे जो फिक्स्ड एसेट है उनकी ग्रॉस बुक वैल्यू की अगर हम बात करें, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। देखो एक तो ग्रॉस वैल्यू हो गई और दूसरी हो गई नेट वैल्यू। तो ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं ना, तो आप नेट वैल्यू पे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू तो मतलब जो एसेट की कॉस्ट है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी। डेप्रिसिएशन घटा के आप उसकी नेट बुक वैल्यू की तरफ बढ़ जाओगे। तो ग्रॉस बुक वैल्यू इज बेसिकली गोइंग टू बी द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू। जब पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, वो प्रॉफिट का जो क्रेडिट है वो सभी पुराने पार्टनर्स को मिलेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है जी? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो अब सवाल है, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹5,000 एज फ्री सैंपल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दिस विल बी शोन इन। तो अभी क्या है जी, आपने 5,000 रुपए का सामान फ्री सैंपल की तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब फाइनल अकाउंट्स में उसे किस तरीके से आप यहाँ पे शो करने वाले हैं जी? देखो जी, ये जो आपने सामान फ्री सैंपल के फॉर्म में दे दिया, इसे आपने नहीं बेचा, बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अपने परचेज में से तो लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सामान अब आपके पास नहीं है। तो इसकी एंट्री बेसिकली आप क्या करते हैं, ये बेसिकली एंट्री रहती है एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेजेस में से लेस कर देते हैं, और एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो बेसिकली आपके P&L अकाउंट में भी आ जाता है। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होती है परचेजेस से, और P&L अकाउंट में भी एज एन बिजनेस एक्सपेंस आपको ये देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।